दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति को और खासकर राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला हिस्सा को बहुत विस्तार से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे ताकि आपके पास इसका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिले। क्योंकि देखते हैं कि लोगों के पास राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो दुविधा होती है, जो संदेह होता है, जो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, हम उसे आज क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति को अनुच्छेदवार शुरू से। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति संविधान की बात करें तो उसके 5वें भाग के अध्याय 1 में है, जिसमें आपकी संघ की कार्यपालिका वर्णित है। उसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र है और इसी में आपका राष्ट्रपति भी है। तो आप याद रखेंगे संविधान के भाग 5। शुरू करते हैं अनुच्छेद 52 से। तो अगर अनुच्छेद 52 की आप बात करें तो यहाँ पर यह जिक्र किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इस बात का इस अनुच्छेद में जिक्र है। राष्ट्रपति जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं और विधायिका और कार्यपालिका के ये प्रमुख होते हैं। यानी हमारे भारत के सबसे अगर कहें कि हेड व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। साथ में आप देखें कि हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं। तो बहुत सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। और आप देखें इसके बाद अनुच्छेद 53 की बात करें, क्योंकि मैंने बात करी थी कि मैं बात करूंगा अनुच्छेदवार और चीजों को हम लोग समझेंगे। 53 में आप देखेंगे तो इसमें यह वर्णित है कि संघ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आप देखेंगे कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस शक्ति का उपयोग करेंगे। आप देखेंगे राष्ट्रपति, यही शब्द आपके लिखे गए हैं संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस शक्ति का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर यह दिख रहा होगा कि यहाँ बात की गई है राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि अगर स्वयं ये कार्यकारी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति कर रहे तो ये निरंकुश हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए ये बाउंड्री बना दिया गया है, एक चारदीवारी बना दिया गया है संविधान के अनुसार। यानी आप स्वतंत्र हैं लेकिन संविधान के अनुसार उस बाउंड्री के अंदर आपको काम करना है। ये जो वर्ड यहाँ इसके पीछे लगा दिया गया, ये जो क्लॉज इसके पीछे लगा दिया गया, इससे ये तय हो गया कि ये जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के हेड होंगे, सर्वोच्च शक्ति उनके पास होगी, सर्वोच्च अधिकारी होंगे, वो सर्वोच्च शिखर पर वो होंगे, लेकिन संविधान के अनुसार ही काम करेंगे, इसलिए वे निरंकुश नहीं हो सकेंगे। आप आगे बात करें अनुच्छेद 54 की, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें जिक्र किया गया है। और साथ में हम एक और अनुच्छेद को ले लें, दोनों को हम साथ में देख लेंगे। तो यह अनुच्छेद जो 55 आपका है, इसमें आप देखेंगे कि निर्वाचन की पद्धति की बात है, कि आखिर निर्वाचन कैसे हो राष्ट्रपति का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और आज का वीडियो बनाने का जो मेरा आप कह सकते हैं मुख्य मकसद है वो इस निर्वाचन की पद्धति को सही तरीके से समझाना, ताकि आपके जहन में वो उतर जाए। तो मैं बात करूंगा 54 और 55 की, राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति के बारे में विस्तार से। आप देखें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मतलब कि वहां पर जो जनता होती है, जो आम नागरिक होती है, वो सीधे भाग न लेकर उनकी जो प्रतिनिधि होती है वे इसमें भाग लेते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन भाग लेते हैं। तो आप देख लें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक दल तैयार होता है। अनुच्छेद 54 एंड 55 दोनों को साथ में देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक निर्वाचक गण तैयार होता है, इलेक्टोरल कॉलेज आप इसे बोलते हैं, इलेक्टोरल
कॉलेज। इसमें आप देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों के इस इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा लेंगे। निर्वाचक गण में जो होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे भाग लेंगे। साथ में आप देखें जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित प्रतिनिधि जिन्हें आप विधायक बोलते हैं, तो ये इसमें भाग लेंगे। यानी इस इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक गण के ये हिस्सा होंगे। और अगर एक और बात करें तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं जहां निर्वाचन होता है। उन केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी विधायकगण इसमें भाग लेंगे। इन लोगों से मिलाकर ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचकगण भाग लेते हैं वो इन तीनों से मिलाकर बनता है। अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 543 सदस्य हिस्सा लेंगे। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 233 लोग भाग लेंगे। आप इन्हें ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि 776 सांसद इस चुनाव में भाग लेंगे जो होने वाला है। अगर इन दोनों को मिलाकर बात करें, इससे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी यहां पर विधानसभाएं हैं जहां पर विधायक चुने गए हैं। तो इन दोनों के जो सदस्य निर्वाचित होंगे वो इसमें भाग लेंगे। तो आप अगर इन सबसे मिलाकर बात करें तो कुल विधानसभा के जो मेंबर हो जाएंगे वो 1033 यानी 1033 लोग इसमें आएंगे। आप अगर इनको ऐड कर दें तो आप माफ कीजिएगा, ये 4033 है। विधायक कुल कितने हैं? 4033 वर्तमान में। तो आप इसे ऐड कर दें तो आपके हो जाएंगे 4809 मेंबर जो कि वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर है? तो इन लोगों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब फिर से देख लें, लोकसभा के जो सांसद होंगे 543, राज्यसभा के जो होंगे 233, कुल 776, और विधानसभा की बात करें तो दोनों मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश को और राज्य की विधानसभाएं सबको मिलाकर जो लोग होंगे वो 4033 होंगे। आप कुल ऐड कर दें तो 4809 इतने लोग, इतने मेंबर ही निर्वाचक गण के होंगे जो इस चुनाव में भाग लेंगे। इस चुनाव में कौन भाग नहीं लेंगे, अगर इसकी बात करें तो ये भी देखना जरूरी होगा आपके लिए। तो थोड़ा सा देख लें कि कौन से भाग इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो यहां के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। इस निर्वाचक गण के हिस्सा ये नहीं होंगे। विधानसभा में अगर कोई मनोनीत सदस्य है, अगर कोई है मनोनीत सदस्य, तो ये भाग इसमें नहीं लेंगे। और विधान परिषद जो जहां पे जिन राज्यों में भी विधान परिषदें हैं उनके मेंबर इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इनके मेंबर जो होंगे, इनके जो मेंबर होंगे वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आप देख लें ठीक से कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, इनके कोई भी अगर नामांकित सदस्य हैं तो ये इस चुनाव के हिस्सा नहीं होंगे, यानी इस निर्वाचक गण के हिस्सा नहीं होंगे, इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और अगर विधान परिषद है तो उसके मेंबर भी इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें कि आखिर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता कैसे है। तो अभी मैंने जो बताया कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो भाग लेते हैं, और जो विधानसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं, उनके वोट की कीमत होती है। जैसे अगर आप आम चुनाव की बात करें तो एक मेंबर एक वोट, यानी एक मेंबर की वोट की कीमत एक होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है
कि अलग अलग सदस्यों की वोट की कीमत भी अलग अलग होती है, उनकी कीमत अलग अलग काउंट की जाती है। जैसे अभी बात हुई थी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की, तो इनका वोट आज के डेट में 700 है, यानी एक मेंबर के वोट की कीमत 700 है। ये इकाई में, यूनिट्स में, संख्या में सिर्फ हम काउंट करेंगे कि इनकी कीमत 700 है। ये तय कैसे किया जाता है? उसी तरह से आप कहें अगर कि विधानसभाओं के जो मेंबर्स है उनके वोट की कीमत अलग अलग होगी। अब देखिए ये तय कैसे होगा, तो आप ध्यान रखें, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम देख लें। अगर हम बात करें विधानसभा के सदस्य, अगर इनके वोट की कीमत के, यहां लिख देते हैं मत की कीमत, अगर इनकी बात की जाए तो इनका वोट का कीमत जो होगा वो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या, विधानसभा की बात करें तो उस राज्य की बात हो रही, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो ऐसे में ये संख्या बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसको और कम करने के लिए हम उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब देख लें विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी मत के जो कीमत होगी, जो उनके मत का मूल्य होगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के सदस्यों की संख्या, हम इससे भाग कर देंगे उसको और 1/1000 से गुना कर देंगे। तो इससे उस राज्य के विधानसभा के एक सदस्य की कीमत या एक सदस्य के वोट की कीमत हमें प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम बात करें संसद के सदस्यों की, संसद के सदस्यों के मत का मूल्य, अगर इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य बटे संसद के सदस्यों की संख्या, यानी कि जो अभी इस फॉर्मूला से आया था, एक विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य, तो कुल जो विधानसभा के सदस्य है, जिसे मैंने अभी जिक्र करा था कि 4033 है वर्तमान में, इनके कुल मतों का जो मूल्य है उसे हम भाग कर देंगे संसद के सदस्यों के मतों, सदस्यों से, बस संसद के सदस्यों की संख्या से भाग कर देंगे। अब जो प्राप्त होगा वो संसद के सदस्य के मत का मूल्य होगा, यानी एक सांसद के मत का मूल्य ये हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को ठीक से देख लें। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो जनसंख्या की बात है ये 1971 के जनगणना के अनुसार है, 1971 की जनगणना, इसका आप खासा ख्याल रखेंगे। जहां भी मैंने जनसंख्या की बात करी है वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही बात करी है। उस जनगणना से हम इस मत का मूल्य निकालते हैं। तो आप इससे ये एक चीज साफ देख रहे होंगे, इससे एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर ये करा गया है कि जहां ये सांसद यानी संसद के सदस्यों का जो मत का मूल्य हो और जो राज्यों के विधानसभाओं के मेंबर्स के मत का मूल्य हो, तो कुल मिलाकर बराबर हो। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य ये किसके बराबर हो? ये बराबर हो राज्यों में आप किस सबसे पहले उसको भी ऐड कर लेंगे, राज्यों के विधान सभाओं के
सदस्यों, कुल सदस्यों के मत का मत, यानी इससे ये तय किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों को समान ये मत मिले, यानी कि समान इनका उसमें आप कह सकते हैं कि योगदान हो, ताकि ये जो राष्ट्रपति बने उस सबके सहयोग से बने और ये किसी के पास ये ना मलाल रहे कि मतलब मैं इनको वोट नहीं करा या फिर मेरे मतों की संख्या कम आंकी गई, ये ध्यान रखा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद हम बात करें कि इनका चुनाव कैसे होता है, जो कि अहम है, और ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होती है लोगों को समझने में। 3 बातों का ख्याल रखेंगे। पहला कि इनका चुनाव आनुपातिक विधि द्वारा होता है, आनुपातिक। दूसरा, आप एकल संक्रमणीय मत 3 टर्म है, इन 3 टर्मों को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा है गुप्त मतदान के द्वारा। ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि इनका चुनाव कैसे होता है। फिर से देख लें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि यहां पर जो चुनाव होगा मशीन से नहीं होगा, जो भी मेंबर्स होंगे उनको हम चॉइस के अनुसार चुनेंगे। फिर एकल संक्रमणीय होगा और गुप्त मतदान होगा। तो हम पहले देखते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 राष्ट्रपति के उम्मीदवार खड़े हैं, एक्स वाई जेड, और इनको वोट करने वाला कोई ए नाम का व्यक्ति है। अब ये इन तीनों को वोट करेगा, किसी एक को नहीं, तीनों को वोट करेगा और इन तीनों को अपने चॉइस के अनुसार चुनेगा। मान लीजिए कि इसका कहना हो कि हम वाई को नंबर 1 पर रखें, एक्स को नंबर 2 पर रखें और जेड को नंबर 3 पर रखें, तो इस तरह से चुनाव होगा। ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी ये जो आदमी है, ये जो मेंबर है, वो एक्स वाई जेड 3 उम्मीदवार में से तीनों को चुनेगा, लेकिन अपने चॉइस के अनुसार कि मैं वाई को 1 नंबर पर मान लूंगा, एक्स को 2 नंबर पर मान लूंगा, और तीसरा जो मेरा होगा वो तीसरा चॉइस हमारे जेड होंगे। तो ये हो गया। दूसरा बात जो मैं अभी हुई थी, वो हुई थी एकल संक्रमणीय। आप इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ये क्या है। आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है तो जो विजयी होंगे उनको 50% से अधिक मत मिलना चाहिए, 50% से अधिक मत मिलने चाहिए। इसको आप ध्यान रखेंगे। 50% से ज्यादा मत होगा तो ही वो विजयी घोषित होंगे। अब मान लीजिए हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। अगर यहाँ पर बी भी है, अब वो इस तरह से वोट कर दे, 1 2 3 और एक सी आ जाए, अब वो वोट कर दे इसको 2 3 1। एक और ले लेते हैं, डी है, उसने वोट करा 1 3 2। अब बात करें एक और ई ले लेते हैं, इसने अगर वोट कर दिया 3 2 1। तो इस तरह से 5 लोग निर्वाचक गण के हिस्सा थे और ये वोट कर रहे थे इन तीनों ही प्रतिनिधियों को। अगर आपको साफ से नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं और फिर से आपको एक चीज दिखा देता हूं, क्योंकि इसको आप बेहतर से जब तक नहीं समझेंगे आपको ये चुनाव की पद्धति समझ में नहीं आएगी। आप फिर से देखिए, चलिए ये ऐसे चुन लिया, ये ऐसे चुन लिया, सी ने वोट करा, वो इस तरह से वोट करा, डी जो वोट करा वो इस तरह से वोट कर दिया, और ई जो वोट करा वो इस तरह से वोट करा।
ये इन्होंने वोट करा। अब हम देखेंगे जिनको भी 50% से ऊपर वोट मिला वो ही विजयी घोषित होंगे। तो आप देख लें कि किन्हें कितना वोट मिला। अगर ये प्रथम की बात की जाए तो एक्स को कितने मिले, एक एक दो। वाई को प्रथम चॉइस में कितने लोगों ने रखा, तो ओनली वन, एक लोगों ने रखा। और जेड की बात की जाए तो कितने लोगों ने इन्हें प्रथम चॉइस लिया, तो दो लोगों ने प्रथम चॉइस के रूप में लिया। टोटल वोटर्स हमारे कितने थे, टोटल वोटर्स हमारे 5 थे। 5 का आधा 2.5, यानी 2.5 से ऊपर, यानी मान लें कि जिन्हें 3 वोट मिले वो विजयी घोषित होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ किन्हीं को भी 3 वोट नहीं मिले हैं, यानी अभी कोई भी विजयी घोषित नहीं हुए। अब क्या करेंगे, अब इसका यूज होगा एकल संक्रमणीय पद्धति। एक बार उनके वोट को ट्रांसफर किया जाएगा और जो उनकी वोट की कीमत होगी वो ही ट्रांसफर होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में तो ले रहे हैं कि एक आदमी की वोट की कीमत एक ही है, लेकिन जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि आपके सांसद और विधायकों के जो वोट की कीमत है वो अलग अलग है, और राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके वोट की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जो उनके वोट की कीमत होती है वही ट्रांसफर होगा। लेकिन हम यह समझने के लिए एक आदमी की वोट की कीमत एक ही मान लेते हैं। तो आप देख लें कि यहाँ पर क्या होता है कि 2 1 2, यानी कि ना तो एक्स ना तो वाई ना ही जेड, कोई भी यहाँ पर निर्वाचित घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम ये करेंगे कि जिन्हें सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है उनको देखेंगे, और जिनको सबसे अधिक वोट प्राप्त हुआ है उनको देखेंगे। तो आप यहाँ देखें, सबसे कम वोट प्राप्त हुआ वाई को, और एक्स और जेड को वोट बराबर प्राप्त हो गए हैं। तो हम ऐसे हालात में क्या करेंगे कि जो आपका वाई है यानी एक वोट है, अब ये जीतने से रहे, मतलब ये अब जीत नहीं सकते, तो इनका जो वोट है यानी ये जो एक है, हम ये देखेंगे कि दूसरी प्रायिकता में यानी इनके बाद किनको माना है, मतलब इनका जो चॉइस होगा, जिन्होंने वाई को पहले चॉइस पर रखा था उनका दूसरा चॉइस कौन है, हम ये देखेंगे। तो आप देखें कि जिन्होंने वाई को पहले चॉइस के रूप में रखा था उन्होंने जेड को दूसरे चॉइस के रूप में रखा है, इसे काउंट करेंगे। तो आप क्या करें कि वाई को यहां से हटा दें, यानी इसको चुनाव पद्धति से हम वाई को बाहर कर देंगे कि भैया अब आप जीत नहीं सकते हो, आपकी कोई उम्मीद नहीं है और आप चुनाव से बाहर हो जाओ। और जितने लोगों ने इसको 1 नंबर पर वोट किया था, प्रथम चॉइस के रूप में वोट किया था, उन सभी लोगों के दूसरे नंबर का जो चॉइस है उसको देखेंगे और उस वोट को उनमें ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर 1 नंबर पे सी ने 1 नंबर पर वाई को रखा तो 2 नंबर पर जेड को रखा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो इनका वोट है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब हम इसको ये वोट को यहाँ ट्रांसफर कर दिए और इसको हम 1 मान लिए, ठीक है, और ये रेस से बाहर कर दिए गए। अब आप जोड़ लें 1 1 2 1 3, यानी कि अब इनके 3 हो गए और इनके तो 2 ही हैं। यानी कि अब आप देखेंगे कि ये जो बहुमत चाहिए था इनको 50% से ऊपर जो मत चाहिए था वो जेड को प्राप्त हो गया है, अतः इस राष्ट्रपति चुनाव में ये जेड है वो विजयी घोषित हो जाएंगे, ये जेड विजयी घोषित हो जाएंगे। इसे बोलते एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी एक बार उनके वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है और ये राउंड तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% या इससे ऊपर वोट प्राप्त नहीं हो जाए। अगर पहले राउंड में ही प्राप्त हो जाता है तो वही इसमें गिनती खत्म। अगर पहले राउंड में प्राप्त नहीं होता है किसी भी उम्मीदवार को बहुमत, तो फिर अगले राउंड की गिनती होगी और इस तरह से तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसी भी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट प्राप्त नहीं हो जाए। तो यह था आपका चुनाव का पद्धति, इसे आप ध्यान से देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देख लें ताकि आपको बहुत बेहतर से समझ में, बढ़िया समझ में आ जाए और यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसके बाद भी आपको ये जो चुनाव की पद्धति है वो समझ में आई या ना आई। अगर नहीं आई तो मैं फिर से इसका करूंगा। और आप देख लें कि राष्ट्रपति का चुनाव इस बार जो है वो 18 जुलाई को होना है और 21 जुलाई को मतगणना होना है, क्योंकि
24 जुलाई को जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनके चुनाव के उनके कार्यकाल के खत्म होने के पहले चुनाव होना जरूरी होता है। तो 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को उसका मतगणना होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जो इसी का अगला भाग रहेगा।